नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसकी आप सबको ढेर सारी अपार अनंत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरा विश्व योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहा है। तो इसी कड़ी में सीईसी में भी हम योग प्रोटोकॉल के प्रैक्टिकल अभ्यास को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस व्याख्यान में हम बैठ करके किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास, लेट करके किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास और साथ में कुछ प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास आपके सामने करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठने वाले अभ्यास जब हम करते हैं तो सबसे पहले दंडासन में आना चाहिए हमें। तो दंडासन की स्थिति क्या है? जैसे मैं भी आराम से सुखासन में बैठा हूं, तो दंडासन के लिए दोनों पैरों को अपने साइड में खोलना है। ये दंडासन की स्थिति है। तो जब भी आप बैठने वाले अभ्यास करें तो सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आए। आपके हाथ आपके नितंब के पास हों, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। सबसे पहला अभ्यास भद्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों पैरों की पंजे एक दूसरे के साथ मिला करके रहेंगे भद्रासन में। भद्रासन मूल रूप से आपके काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल को रिलैक्स करता है, आपकी स्ट्रेचिंग को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है और साथ ही जिन लोगों को पथरी की समस्या रहती है, पथरी की समस्या में भी सबसे अच्छा काम करता है आपका भद्रासन। इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। और अपने घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करना है। दोनों पंजों को आगे से हाथों से पकड़ लेना है टाइट और कमर गर्दन को सीधी करते हुए श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया लंबी, गहरी और हल्की। आप इसमें बटरफ्लाई भी कर सकते हैं अपने पैरों को, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और जब स्थिर करना है तो आप इसको भद्रासन को ऐसे स्थिर करेंगे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया इतनी सामान्य हो कि साउंडलेस ब्रीथ हो जाए, ना आपको आपके ब्रीथ का साउंड सुने, ना आपके पास में अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अभ्यास आपका प्राण का साउंड सुने, ध्वनि रहित। भद्रासन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आसन हम वज्रासन करेंगे, लेकिन फिर से दंडासन में जाएंगे। और वज्रासन करने का जो फायदा है, वज्रासन सभी व्यक्ति कर सकते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जिसके अभ्यास को पहले बाएं पैर को फोल्ड करते हुए घुटने को फोल्ड करेंगे, उसके बाद दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, पैरों के जो पंजे हैं वो आपस में मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, आपके दोनों नितंब आपकी एड़ियों पर हों। मैं एक बार पीछे से भी करके दिखा देता हूं ताकि पीछे पैरों की पोजीशन क्या रहेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे से दोनों घुटने मिले हुए हैं, मेरे दोनों नितंब मेरी एड़ियों के ऊपर है और पंजे अंदर की तरफ, एड़ियां बाहर की तरफ। ये वज्रासन की स्थिति है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, लंबा गहरा हल्का श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। सामने से देखेंगे तो दोनों घुटने मिले हुए हैं, दोनों घुटनों पे हाथ रखेंगे, कंधे बिल्कुल सीधे रिलैक्स, आंखों को बंद कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। देखने में जितना सरल लगता है, लाभ उतने ही इसके अद्भुत हैं। देखने में लगता है बिल्कुल सरल किया है, लेकिन जब इसके लाभ आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे। पहला आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभ्यास में इसको शामिल ना करें, अभ्यास में शामिल करें, लेकिन खाना खाने के बाद यदि घर में 5 मिनट आप इस आसन में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपका भोजन पचता है, इनडाइजेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जिनको अपच रहती है, भोजन उसको पचता नहीं है, धातुएं ठीक से नहीं बनती हैं, तो धातुओं का पोषण होना है, क्योंकि जब तक भोजन पचेगा नहीं तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगा। इस प्रकार से जो सप्त धातुएं हैं
वो सही से नहीं बनेंगी। तो सप्त धातुओं के निर्माण में सहायक है वज्रासन। दूसरा हम बात करें, इंडाइजेशन को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अब आप कहेंगे कि पाचन तंत्र को मजबूत कैसे करेगा? केवल खाली घुटने फोल्ड करके बैठने से? देखिए, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता रहता है, और जब हम खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी के कारण अननेसेसरी हमारा ब्लड का जो फ्लो है नीचे के अंगों की तरफ रहता है, जहां पे ज्यादा विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है। अब हमने घुटनों को फोल्ड कर दिया। अब घुटनों को फोल्ड कर दिया तो जो रक्त का प्रवाह है वो हमारे पैरों की तरफ नहीं जा रहा, हमारी काफ मसल की तरफ नहीं जा रहा, हैमस्ट्रिंग की तरफ नहीं जा रहा, वो ऊपर की तरफ ही गति कर रहा है। और ऊपर सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा पेट आता है, जो पाचन तंत्र है। तो जब हम भोजन करके इस आसन में बैठते हैं तो नेचुरली हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, वो पेट में होता है, पाचन तंत्र में होता है, जिससे हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो जो भोजन हमने किया वो जल्दी से शीघ्रता से पचता है। एक तो ये साइंटिफिक रीजन है। दूसरा, आपने घरों में देखा होगा, हम बड़े बूढ़े जो हमारे घर में होते हैं उनके पैर दबाते हैं रात को सोने से ठीक पहले, ताकि उनको अच्छे से नींद आ जाए और उनका भोजन जो है वो पच जाए। क्यों? क्योंकि हम उनकी पिंडलियों को दबाते हैं। आपने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा होगा ऐसे करते हुए, या घरों में कोई बुजुर्ग महिला आती है तो घर की जो जवान महिला होती है वो उसके बैठ करके पैरों को ऐसे ऐसे पिंडलियों को दबाती है, ताकि उनकी थकान मिट जाए और उनका जो भोजन है, क्योंकि बुढ़ापे में भोजन जल्दी से नहीं पचता है, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए जठराग्नि को तेज करने के लिए, तीव्र करने के लिए हम उनके पैरों को दबाते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे जितना भी कल्चर है, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन रहा है। वो बात अलग है कि हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए, हम उसको अच्छे से समझा नहीं पाए, ट्रांसफर नहीं कर पाए, वो एक हमारी कमी हो सकती है। लेकिन जो पैरों को दबाने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया को हम वज्रासन में पूरा कर रहे हैं। अब हम वज्रासन में बैठे हैं तो पूरे शरीर का भार पिंडलियों के ऊपर है, यानी कि जो मेरी काफ मसल है, काफ मसल के ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है। तो वो जो पॉइंट में किसी से अपने पैर दबवाने से जो पॉइंट दबते हैं, वो पॉइंट मैं अपने आप वज्रासन से दबा रहा हूं। ये वज्रासन का फायदा है। तो इसलिए वज्रासन को बहुत उपयोगी आप समझें, और वज्रासन का प्रयोग हमें रात को खाना खाने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद 2 बार तो दिन में अवश्य करना ही चाहिए। और इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई ये नहीं है कि कौन नहीं कर सकता। हाँ, जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, रिप्लेस हो चुके हैं, या अर्थराइटिस की ज्यादा समस्या रहती है, वो अपनी सुविधा अनुसार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज सभी व्यक्ति इसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। वज्रासन के बाद मैं बात करूंगा उष्ट्रासन की। उष्ट्रासन के भी 2 अभ्यास हैं। जो नव अभ्यासी हैं वो अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, और जो अभ्यासी अच्छे हैं, जो उनका अच्छा अभ्यास है, वो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं। लेकिन उष्ट्रासन कौन ना करे, ये विशेष रूप से बात ध्यान रखने वाली है। वर्टिगो की प्रॉब्लम जिनको रहती है वो उष्ट्रासन का अभ्यास ना करें। साथ ही जिनको हर्निया की प्रॉब्लम रहती है वो भी उष्ट्रासन का अभ्यास ना करें। अब फायदा किन किन लोगों को होता है? जिनको बैक पेन है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, उनको बहुत फायदा होगा उष्ट्रासन करने से। एक विशेष रूप से मैं फायदा आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे मैं कहूं एक्सपेरिमेंटल है, कि जिन लोगों को भी आपका दमा रहता है, अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम रहती है, वो व्यक्ति यदि उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, कैमल पोज का अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से 1 सप्ताह में ही आपको रिजल्ट दिखेगा और उनका जो श्वसन तंत्र खुल जाएगा, उनका जो दमा जो रोग है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, पूरी तरह से प्रमाणिक है कि उष्ट्रासन का अभ्यास करने से दमा रोग बिल्कुल ठीक होता है, सर्वाइकल बिल्कुल ठीक होता है, कमर दर्द बिल्कुल ठीक होता है, आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक होता है। ये सारी चीजें, आपका बढ़ा हुआ पेट की चर्बी खत्म होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है वो इस आसन के अभ्यास से बचे, बाकी सभी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के पंजों को जमीन में लगा के रखेंगे, दोनों हाथों को हिप्स पे रखें, और जितना हो सकता है अपने हिप्स को पुश करें और गर्दन को पीछे लेकर के जाएं। धीरे धीरे वापस। ये उष्ट्रासन का प्रथम अभ्यास है। इसके बाद जो उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास है, जो अभ्यासी प्रैक्टिशनर हैं अच्छे, वो धीरे धीरे एड़ियों के ऊपर अपने हाथों को रखें और हिप्स को पुश करते हुए गर्दन को पीछे करें। धीरे धीरे वापस। ये उष्ट्रासन का अभ्यास हमने किया।
उष्ट्रासन के बाद हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास भी आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपके फ्रोजन शोल्डर को दूर करता है और आपके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। साथ में दोनों घुटनों को सामने खोल देंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाते हुए क्रॉस करेंगे और सामने देखेंगे। अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है, जिनको कंधों का दर्द रहता है उनके लिए बहुत उपयोगी है, सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे शशकासन, रैबिट पोज। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, हृदय से संबंधित जिनको रोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्ट को नरिशमेंट देता है, लंग्स को नरिशमेंट देता है, आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको नरिशमेंट देता है, उनको एक तरह से मसाज करता है। तो हार्ट की मसाज यदि करनी है तो आप शशकासन करें, रैबिट पोज करें। फेस पे ग्लो आता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, कानों की श्रवण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और आपके चेहरे पे ग्लो आता है। तो धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लेकर के जाते हुए माथे को जमीन में धीरे धीरे वापस। इसकी दूसरी वेरिएशन भी कर सकते हैं, दोनों घुटनों को खोल करके धीरे धीरे आगे जाएंगे। धीरे धीरे वापस। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर रहता है उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है ये आसन। इसके बाद हम बैठ करके किए जाने वाले आसनों में अंतिम अभ्यास करेंगे वक्रासन का। वक्रासन के लिए फिर से दंडासन में आएंगे। दंडासन में बैठ करके पहले दाएं पैर को उठाएंगे और दाएं पैर का जो पंजा है घुटने के पास रखेंगे। अब बाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं हाथ को पीछे लेकर के जाते हुए कमर को सपोर्ट देंगे और इधर से बाएं हाथ को ऊपर से उठाते हुए पंजे को पकड़ेंगे, दाएं पैर के पंजे को, और गर्दन को पीछे लेकर के जाएंगे। धीरे धीरे वापस दंडासन में आएंगे। दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को उठाते हुए बाएं हाथ को पीछे लेकर के जाते हुए कमर को सपोर्ट देते हुए आगे से दाएं हाथ को पंजे को पकड़ते हुए धीरे धीरे वापस। वक्रासन का जो अभ्यास करता है, सबसे ज्यादा बॉडी में जो ट्विस्टिंग होती है वो वक्रासन से होती है। फ्रोजन शोल्डर से लेकर के अपर बैक पेन से लेकर के सर्वाइकल से लेकर के आपके लंग्स की प्रॉब्लम से लेकर के आपके पेट की बढ़ी हुई चर्बी को लेकर के आपके पाचन तंत्र को लेकर के जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, सबसे ज्यादा जो ट्विस्टिंग है, सबसे ज्यादा बॉडी के ऑर्गन्स जो यूज होते हैं वो वक्रासन में होते हैं। यदि आप वक्रासन का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो कभी भी आपको इन समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इंडाइजेशन कभी नहीं होगा, कभी भी शरीर में अकड़न जकड़न नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी शरीर में आएगी। और दूसरा, डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण की तरह काम करता है। तो जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अभ्यास इसका करना चाहिए। ये वक्रासन दोनों साइड से इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। तो बैठ करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कंप्लीट हुआ। अब हम शरीर में मतलब पेट के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हम पहले मकर आसन की स्थिति में आ जाएंगे। मकर आसन एक तरह से रेस्टिंग पोज है, आसन जिसमें हम आराम करते हैं। उसके लिए धीरे धीरे पेट के बल लेट जाएंगे, पंजे बाहर, एड़ियां अंदर, दोनों हाथों के ऊपर माथे को टिकाएंगे। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन, कोबरा पोज। दोनों पैरों के पंजे पीछे, दोनों हाथों के दोनों कंधों के नीचे दोनों हाथों को रखेंगे, हथेलियों को, और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। पहले अर्ध करेंगे,
तो दोनों हाथों की हथेलियां जमीन में और कोहनियां धीरे धीरे श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। नव अभ्यासी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो पहला यही अभ्यास करे। जिनका अभ्यास मजबूत हो चुका है वो कंधों के नीचे हथेलियों को रखते हुए पूरे शरीर को भी ऊपर उठा सकते हैं, कोहनियों को फोल्ड करते हुए। दृष्टि सामने। इसमें बहुत सारे व्यक्ति गर्दन को पीछे करते हैं। ये सांप हमेशा गर्दन को सामने रखता है, तो इसकी एक्चुअल जो पोजीशन है ये है। जो कॉमन मिस्टेक है वो पीछे गर्दन लेकर के जाने की है या कंधों को ऐसे चढ़ा लेने की। ये नहीं करना है। कंधे नीचे होने चाहिए, शोल्डर डाउन, चेस्ट अप, लुक फॉरवर्ड विद स्माइल। धीरे धीरे वापस। भुजंगासन का अभ्यास हर्निया पेशेंट ना करें, और जिनको वर्तमान में कमर दर्द है वो व्यक्ति भी पहले वाला अभ्यास करें, प्राथमिक, दूसरा ना करें। इसके बाद हम करेंगे इसका जो दूसरा आसन है हमारा, जो पेट के बल लेट करके किए जाने वाला, जिसको हम कहते हैं, धीरे धीरे पहले हम अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाएंगे थाइज के नीचे, शलभासन। दोनों हाथों की हथेलियों को थाइज के नीचे रखें शलभासन में, ठुड्डी को मैट पर रखते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। धीरे धीरे वापस। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर को उठाए। जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठाए। अब हम सीधे लेट करके किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन का अभ्यास वो व्यक्ति ना करें जिनको फ्रोजन शोल्डर है, अपर बैक पेन है, सर्वाइकल है, उनके लिए ये निषेध है। बाकी सभी व्यक्ति कर सकते हैं। दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ें और बीच के शरीर को उठा दें। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। अपने शरीर को ब्रिज की तरह बना दें, श्वास को भरते हुए। धीरे धीरे वापस। इसके बाद नेवल के लिए सबसे अच्छा आसन उत्तान पादासन। 30 डिग्री पैरों को उठाएंगे। जिन लोगों की नाभि डिगती है, नेवल मिसप्लेस हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। पाचन तंत्र के लिए बहुत मजबूत है, अच्छा है और बॉडी में स्ट्रेंथ देता है। दोनों हाथों को कमर के पैरेलल रखेंगे, दोनों पैरों को मिला करके रखेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे। इसके बाद अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे। इसके बाद पवन मुक्तासन। यही दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अंत में शवासन। दोनों पैरों को खोल के दोनों हथेलियां हाथ के ऊपर, लंबा गहरा श्वास। इसके बाद धीरे धीरे बाईं करवट लेटते हुए
बैठ जाएंगे। किसी भी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ करके कुछ प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास अब यहां करेंगे। इसके लिए कमर गर्दन सीधी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। कपालभाति एक्सेल एक्टिव, इनहेल पैसिव। श्वास को 1 सेकंड में 1 बार बाहर छोड़ना है झटके के साथ। दोनों हाथों को जान मुद्रा में या वायु मुद्रा में रखें। एक बार में 25 से 50 अभ्यास आप करें, उसके बाद धीरे धीरे रुक जाएं। कपालभाति हाई ब्लड प्रेशर वाले, हर्निया पेशेंट और हृदय रोगी इसका अभ्यास ना करें। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो बैलेंसिंग प्राणायाम है। आपके में भावनात्मक संतुलन, आपको भावनात्मक संतुलन बनाने से लेकर के आपको हर तरह से संतुलित करने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए नासागर मुद्रा बनाएं, एक हाथ को वायु मुद्रा में रखें। नासागर मुद्रा का अभ्यास करते हुए बाएं नासिका से श्वास को लेना, दाएं से छोड़ देना, दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतलता देने वाला, लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति ना करें, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत उपयोगी है। जिह्वा को बाहर निकालते हुए, जिह्वा से स्पर्श करवाते हुए प्राण को अंदर भरेंगे, नासिका से दोनों से छोड़ देंगे। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांति प्रदान करने वाला। 1 उंगली माथे पे, 2 उंगली आंखों पे, चौथी उंगली नीचे, दोनों कानों के अंदर अंगूठों को सटा करके श्वास भर के भंवरे का गुंजन करना है। दोनों हाथों के थैलियों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे पे घर्षण करें। अंतिम ओम का उच्चारण एक बार करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ करके। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। सबके सुख की, सबके आरोग्यता की, सबके निरोगी भाव की कामना करते हुए अपने योग प्रोटोकॉल के अभ्यास को हम समाप्त करते हैं। तो इस व्याख्यान में हमने योग के प्रोटोकॉल को जाना, उसमें डूज डोंट को जाना, कॉमन मिस्टेक्स को जाना। इनका पालन करते हुए आप अपने जीवन में इनको आत्मसात करेंगे। एक बार फिर से आप सभी योग जिज्ञासुओं को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अपार शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ हो। सबको नमस्ते।